तो हम लोग आज बात करेंगे एक्यूरेसी की। कल हम लोगों ने एरर्स की बात कर ली थी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में। कभी कभी शॉर्ट नोट आते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्यूरेसी, व्हाट यू मीन बाय प्रिसीजन। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक्यूरेसी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। अगर मान के चलो कि कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो वैल्यू है वो 5 आनी चाहिए, ठीक है। 5 अगर आनी चाहिए, 5 एक्यूरेट वैल्यू अगर है, तो 5 के आसपास अगर कोई वैल्यू आती है, मतलब 5.9 आती है या 6.1 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेट है, मतलब जो रिजल्ट है उसके काफी करीब है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। एक और भाषा में डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट कैन बी डिफाइन एज क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। जितना भी क्लोज रिजल्ट जो फाइनल आता है वो जितना क्लोज हो सकता है ट्रू वैल्यू के, इसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। दूसरी बात है प्रिसीजन क्या है? इट इज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग्स द ऑब्जर्वेशन। जैसे कि जो रिजल्ट है हमारा वो बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, एक ही बार एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसमें हमें एक ही रिजल्ट मिल रहा है, प्रिसाइज वैल्यू आ रही है, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। रिपीटिशन अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। फिर जब इसको राइट करते हैं हम लोग, लॉन्ग आंसर में अगर आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू को बोलते हैं हम एक्यूरेसी, जैसा डेफिनेशन में था। और यहाँ पे प्रिसीजन के लिए एग्रीमेंट अमंग्स द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नीलम यादव। हाँ नीलम बताइए। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपका नेटवर्क गड़बड़ है, कल भी गड़बड़ था और आज भी गड़बड़ है। हेलो एक बार आप रीसेट कर लीजिए। आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका नेटवर्क गड़बड़ है, सही करिए। चलिए तो यहाँ हम बात करते हैं एग्रीमेंट अमंग्स द ऑब्जर्वेशन। बार बार एक ही ऑब्जर्वेशन रिपीट होगा तो प्रिसीजन कहा जाएगा, या रिपीटिशन ऑफ रिजल्ट, ये प्रिसीजन कहा जाएगा। फिर इंडिकेटर क्या है इसका? रिलायबिलिटी ऑफ मेथड। एक्यूरेसी अगर है तो इसका मतलब जो हमारा मेथड है वो रिलायबल है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और प्रिसीजन में क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेथड, मतलब उसी मेथड से हम बार बार करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा या सही रिजल्ट आएगा, इसको मानेंगे हम प्रिसीजन। मेजरमेंट की बात करेंगे जब, तो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट से जो डिफाइन होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर कौन सी होती है? जो किसी के रेफरेंस में चेक की जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइप की एरर्स को मेजर कर सकते हैं। और प्रिसीजन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ द प्रिसीजन। स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकालना होता है? जब मल्टीपल रिजल्ट होते हैं। इवेल्युएटेड फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेसी जो है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए वैलिड है, और जो प्रिसीजन है ये मल्टीपल ऑब्जर्वेशन या 3-4 ऑब्जर्वेशन एक साथ करोगे तो उनका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रिजल्ट निकाल लेते हो। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैन बी कैलकुलेटेड इफ ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन। अगर हमारी जो ट्रू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू है वो नोन है तो हम इसका कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। और प्रिसीजन के केस में हमें ट्रू वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, हम रिपीटिशन के थ्रू ही उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिलेशन क्या है? गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अकम्पनीड बाय गुड प्रिसीजन। मतलब अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो प्रिसीजन भी अच्छा होगा। एंड गुड प्रिसीजन कैन नॉट गारंटी गुड प्रिसीजन एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। गलत चीज भी प्रिसाइज हो सकती है, गलत चीज भी बार बार रिपीट हो सकती है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर इस एरो के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? एक
बार बार रिजल्ट रिपीट हो रहा है, मतलब जो एरो है वो यहाँ पे जाके सीधे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों है पहले वाले केस में, ठीक है। एक्यूरेट भी है, मतलब रिजल्ट के पास है, अगर इसको बात करें तो रिजल्ट के पास है, और यहाँ पे मल्टीपल बार बार करने के बाद भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉइंट जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पे प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि सही रिजल्ट हमारा इस जगह पे आता, यहाँ तो है नहीं, है ये इस जगह पे, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिल रहा है हमारा वो एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू के आसपास की वैल्यू आ रही है। यानी हमारे मेथड में कहीं गलती है बट फिर भी प्रिसीजन हो रहा है, बार बार रिजल्ट रिपीट हो रहा है। तो ये हुआ डिफरेंस हुआ, एक्यूरेसी प्रिसीजन यहाँ दोनों है। इस केस में केवल और केवल प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है। और इस थर्ड वाले केस में क्या है इस थर्ड वाले केस में अलग एरो जो लगे हुए हैं इनको आप देखो, यहाँ ना तो एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन है। ये एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, और एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे है। तो सभी अलग गलत हैं, तो ना ही एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। फिर मीन, मीडियन एंड मोड निकालते हैं हम लोग, तो ये आपने इंटर में पहले पढ़ा ही हुआ है, इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। फिर अच्छा ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन इसमें रह गया था, इसको मैंने क्लियर किया। फिर अभी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। सेम फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, पहली बात तो इम्प्यूरिटी क्या है। इम्प्यूरिटी को अगर आप डिफाइन करें, एनीवन माइक ऑन करके बोल सकते हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्यूरिटी? एनीवन फ्रॉम यू? आलोक कुमार, बोलिए आलोक। सर दैट मीन अशुद्धियां होता है क्या? इसका मतलब इम्प्योरिटी जो बाहर से कुछ डेंटल प्रोडक्ट मिल जाते हैं जैसा खराब, तो उसको भी सर इम्प्योरिटी में लेते हैं ना? मतलब आप पूछ रहे हैं पैकेजिंग? चलिए मैं समझाता हूँ। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, वो जैसे पैकेजिंग करते समय मटेरियल में कुछ बाहर से कुछ मिल जाता है तो वो इम्प्योरिटी में आ जाता है। ठीक ठीक, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, अभी हम लोग इम्प्योरिटी थोड़ा सा और समझते हैं। पहले एक जनरल जो उसका परिचय है वो समझ लीजिए। इम्प्योरिटी जो भी अनडिजायर्ड चीज है और वो हमारे प्रिपरेशन में आ जाती है, अगर उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। अनवांटेड मटेरियल, समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन और पैकेजिंग और एनीथिंग एल्स, कहीं भी ऐसा कुछ है तो उसे इम्प्योरिटी बोलेंगे। जब हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा एक तरह से कंसाइज हो जाती हैं, छोटे दायरे में आ जाती हैं। द सब्सटेंसेस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फील्ड शुड बी ऑलमोस्ट प्योर। अब प्योरिटी की डेफिनेशन अलग है कि प्योर कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में आप डिफाइन कर सकते हैं। The purity of the substance varies with different factors such as their method of manufacture, type of their purification, etc. Impurity means presence of other material than drug or presence of unwanted foreign particle. तो unwanted foreign particle जो word आता है यहाँ पे, इसको आप exactly लिख सकते हो कि these are some unwanted foreign particles present in our फॉर्मुलेशन अदर देन एक्टिव ड्रग। तो ये जो एक्टिव ड्रग है उसके अलावा अनवांटेड, अब वांटेड तो कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि टेबलेट की बात करें अगर, तो टेबलेट में हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हैं, मतलब ड्रग भी है, और ड्रग के साथ साथ बहुत सारे एक्सीपिएंट्स भी हैं। एक्सीपिएंट और ड्रग के अलावा कुछ इम्प्योरिटी भी हैं। कुछ इम्प्योरिटी ड्रग में हो सकती है, कुछ इम्प्योरिटी इस एक्सीपिएंट्स में हो सकती है, कुछ ड्यूरिंग प्रोसेस हो सकती हैं,
कुछ रॉ मटेरियल में हो सकती हैं, कुछ स्टोरेज कंडीशन में हो सकती हैं, कुछ सोल्यूशन में हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी तरीके से इम्प्योरिटी हो सकती है। द इम्प्योरिटीज में भी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, जहरीली भी हो सकती हैं, गैर जहरीली मतलब नॉन टॉक्सिक भी हो सकती हैं। इवन इफ इट इज नॉन टॉक्सिक इट मे बी यूज्ड इंटेंशनली। अब आपने चने की दाल में खेसारी टाइप की चीज मिला दी जाती है ना, तो और चीनी में भी मिलावट होती है, पाउडर मिला देते हैं। इस तरह से जो आटा आता है आपका, आटे में बहुत सारा एडल्ट्रेशन किया जाता है। इस तरह से जितने भी अपने खाने के सामान है इसमें बहुत सारा एडल्ट्रेशन होता है, तो इसको बोलते हैं इंटेंशनली एडल्ट्रेटेड मटेरियल्स। यहाँ से किस लिए करते हैं? वेट को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट का बल्क बढ़ाने के लिए करते हैं। नॉन टॉक्सिक इम्प्योरिटीज ऑल्सो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ ड्रग, so that one must avoid impurities in pharmaceuticals, cannot eliminate all the impurities। हम सारी impurities को eliminate नहीं कर सकते। Some factors which are responsible for pharmaceutical impurities are, जो कुछ pharmaceutical impurity के लिए responsible factors हैं उसमें पहला है raw material employed in manufacture। The raw materials from which these are prepared often contain impurities. It is therefore necessary to employ pure chemicals and substances as raw materials। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि रॉ मटेरियल समझ रहे हैं ना आप, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड गोल्ड इन बिस्मथ सॉल्ट। बिस्मथ का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो बिस्मथ के जो सॉल्ट निकल के आते हैं उसमें ये सारे मटेरियल, ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड गोल्ड। दूसरा है रॉक सॉल्ट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं सेंधा नमक। तो सेंधे नमक में कैल्शियम सल्फेट भी होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है। तो एज अ इम्प्योरिटी इसमें पाया जरूर जाता है, लेकिन ये इसके मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है बेनिफिशियल भी है। सो सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉक सॉल्ट विल ऑलमोस्ट कंटेन ट्रेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड एज इम्प्योरिटी, ऑल्दो ये हमारे फायदे के लिए है। दूसरा है मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। किसी चीज को बनाने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। Some impurities get incorporated into the materials during the manufacturing process। तो पहला है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जैसे कि हमारी रिएक्शन जो हो रही है, मान लो हमने कोई कंपाउंड बनाना है और वो एक 6-7 स्टेप की रिएक्शन कराने के बाद बनता है, तो क्या होगा कि पहले स्टेप से जब दूसरे स्टेप में जाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तीसरे से चौथे में जाएंगे, तो मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन करानी पड़ती है। जब मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रीवियस स्टेप, पहले वाले स्टेप का या दूसरे स्टेप का जो कंपाउंड है वो पूरी तरह से तीसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब कन्वर्ट नहीं हो पाता तो एज अ इम्प्योरिटी पड़ा रहता है, वो आगे प्रोसीड कर जाता है और फाइनल कंपाउंड में वो इंटरमीडिएट कंपाउंड एज अ इम्प्योरिटी आ जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ आयोडीन। द इंटरमीडिएट पोटेशियम आयोडेट फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड टू आयोडाइड। आयोडेट का कन्वर्जन आयोडाइड में होता है। इफ द आयोडाइड इज नॉट रिड्यूस्ड कंप्लीटली, जो आयोडाइड है इसका रिडक्शन कंप्लीटली नहीं होता अगर, तो फाइनल प्रोडक्ट पोटेशियम आयोडाइड विल कंटेन ट्रेस ऑफ पोटेशियम आयोडेट एज इम्प्योरिटी। तो पोटेशियम आयोडेट वहां पे एज अ इम्प्योरिटी पहुंच जाएगा अगर फुल कन्वर्जन नहीं हुआ तो। अगला है रिएजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस। रिएजेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एज अ इम्प्योरिटी इम्पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी प्रोसेस से बन के आ रहे हैं। अच्छा, द फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन अनरिएक्टेड रिएजेंट्स। अनरिएक्टेड रिएजेंट्स, यहाँ पे वन लाइन मिलता है हमको कि जो अनरिएक्टेड रिएजेंट्स हैं एज इम्प्योरिटी वो बिहेव करते हैं।
इफ इट इज नॉट वॉश्ड प्रॉपरली, अगर सही से इनकी वॉशिंग ना की जाए। अब वॉशिंग भी कितना कर सकते हैं, वाटर से करेंगे, तो वाटर को भी साफ करने का एक प्रोसेस होता है ना। इसमें कई तरह के वाटर भी होते हैं, पहले बात कर चुके हैं। तो वाटर में अगर इम्प्योरिटी होगी, उससे हम वॉशिंग कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आएगी, मतलब हम पूरी तरह से इम्प्योरिटी को हटा नहीं सकते। फिर इसमें कौन सी आती है रिएजेंट्स में, लेड एज एन इम्प्योरिटी मे रिजल्ट फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आप जानते हो कि मिनरल एसिड है, और मिनरल कहाँ से निकलते हैं, ये माइनिंग से निकलते हैं, या फिर सी से समुद्र से निकलते हैं नीचे से। तो मिनरल्स जो होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर माइनिंग करके निकाले जाते हैं। तो वहां पे अर्थ में जितना भी आप इसकी सॉइल की बात करोगे, तो वहां पे लेड होना ही होना है। तो लेड होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप निकाल रहे हो माइनिंग से, तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी लेड आएगा। तो लेड जो है वो, जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, तो लेड एज अ इम्प्योरिटी हमारे कंपाउंड में पहुंच जाएगा। फिर है सॉल्युबल एल्कली में बी an impurity in calcium carbonate if the calcium carbonate is made by reacting calcium chloride and sodium carbonate and not properly washed। तो soluble alkali जो है ये पहुंच जाता है as a impurity in calcium carbonate। calcium carbonate मतलब जो हमारा चूना होता है, या कह लीजिए कि डेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, इनकी बात हम करते हैं। फिर है सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं। वाटर इज अ कॉमन सॉल्वेंट इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दिस कैन गिव राइज टू ट्रेस इम्प्योरिटीज सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस। सॉल्वेंट कोई भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आयन जरूर रहते हैं, या फिर हम डी आयोनाइज्ड वाटर यूज करेंगे तो उसमें आयन नहीं मिलेंगे। बट ये कॉमन आयन ऐसे हैं जो कि सॉल्वेंट्स में मोस्टली मिलते हैं। और मोस्टली हम सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 80% केसेस में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो हम यूज करते हैं, फिर इथेनॉल है, मिथेनॉल है, और अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इन मोस्टली जब 80% वाटर है, तो उसमें ये एलिमेंट्स आ ही जाते हैं। फिर कैटलिस्ट, generally catalysts are used to induce the reaction। there may be possibility of incorporation of traces of catalyst in the final product। तो हमारे final product में catalyst के traces भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये भी catalyst जो है as a impurity behave करता है। presence of palladium catalyst in phenanthrene। phenanthrene को बनाने के लिए palladium catalyst यूज किया जाता है। तो palladium यहाँ पे as a इम्प्योरिटी फिनेंथ्रीन में पहुंच जाता है। पैलेडियम एज अ इम्प्योरिटी फिनेंथ्रीन में पहुंच जाता है। प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। फिनॉल आप जानते ही हो सभी लोग, है ना। फिनॉल की प्रिपरेशन में कॉपर क्लोराइड जो है वो एज अ इम्प्योरिटी पहुंचता है। फिर बात करते हैं जिस बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन वेसल। The vessel used in manufacturing process are made of metals like copper, iron, aluminium, zinc, tin. Though these day many of these metals are replaced by stainless steel। आज के डेट में सब कुछ स्टेनलेस स्टील और इन चीजों से रिप्लेस होता जा रहा है। Traces of these metal ions may contaminate the final product। Glass vessel may give rise to traces of alkali to the product। अब ग्लास जो है वो एल्कली का बना होता है, और साथ ही साथ इसमें लेड भी होता है। तो ये एल्कली मटेरियल और लेड जो है, ये ग्लास के वेसल में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो पहुंच जाता है उसमें भी एज अ इम्प्योरिटी। मेटल पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंटेनर्स may contaminate the product like ointment and paste stored in it। ऑइंटमेंट एंड पेस्ट को अगर हम एल्युमिनियम के कंटेनर में रखते हैं, तो एल्युमिनियम के पास होता है Al+++, ठीक है। एल्युमिनियम जो आयन होता है प्लस 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 करके होता है, और इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम जो है वो इस ऑइंटमेंट में रिलीज हो जाता है। तो एल्युमिनियम एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर पहुंच जाता है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक
कंटामिनेंट्स। अब आप जहां भी सिंथेसिस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या प्रोसेस करेंगे तो वहां पे एटमॉस्फेयर तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि स्पेस में जाके काम करोगे। तो जैसे डस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्सेनिक एंड वाटर वेपर फ्रॉम एटमॉस्फेयर में अफेक्ट अ ड्रग। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, carbon monoxide and hydrogen cyanide from environment also affect the drug products if it is not manufactured under controlled conditions। तो controlled condition पैदा करके या मतलब मैनेज करके हम लोग वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट से भी बच सकते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो स्टोर करने पर डिकम्पोज कर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो many drugs undergo changes due to improper storage conditions. If the drug are not stored properly, they will expire before the date of expiry. These decomposition may be due to light, water vapor, air, carbon dioxide and metallic ions. तो मेटेलिक आयंस रिएक्शन कैटलाइज कर देते हैं और मॉलिक्यूल डिकम्पोज कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसका कार्बोनिफिकेशन कर देती है। वेपर्स, वाटर वेपर हाइड्रोलिसिस कर सकती है और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो सकता है। लाइट की प्रेजेंस में भी बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो डिकम्पोज कर जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे फेरस सल्फेट स्लोली चेंजेस इनटू इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड बाय एयर एंड मॉइस्चर। तो फेरस सल्फेट जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके घर में जो लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, चौखट होते हैं तो वो भी आप देखते हो कि फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और रस्टिंग जिसको आप कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एक्सपोजर टू एयर। चलिए अगला है डेलिबरेट एडल्ट्रेशन। यहाँ पे हम इंटेंशनली चीजों को मिलाते हैं, जानबूझकर एडल्ट्रेशन या मिक्सिंग की जाती है। अ ड्रग में बी डेलिबरेटली एडल्ट्रेटेड विथ चीपर एंड इनर्ट मटेरियल्स फॉर द सेक ऑफ मोर प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम लोग एडल्ट्रेशन करते हैं या कुछ कंपनी वाले करते हैं। दिस विल रिड्यूस द पोटेंसी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। ड्रग की पोटेंसी कम हो जाती है। प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन क्वांटिटेटिवली। दीज प्रैक्टिसेस आर प्रिवेंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। तो सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बट कितना करते हैं ये आप जानते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग लिमिट टेस्ट की। आप ही के सिलेबस में मेंशन है लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो ये लिमिट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बहुत देर से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए क्या है कमेंट इन द सेंस कि आपके क्वेश्चंस। एस जी टाइगर, अच्छा नाम है आपका, वेरी गुड। बोलिए टाइगर। हेलो। हाँ हाँ सर, आज हम हाँ, बस बोलिए। में जा रहे हैं सर, तो आज इतना ही क्लास रहने दीजिए सर। सर आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए सर, सफर कर रहे हैं तो सही से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर, कहीं सफर में जा रहे हैं। ये तो रिकॉर्डेड में रहेगा ना, इसको बाद में पढ़ लेना। फिर हमारे पास हम लेके भाग थोड़ी जा रहे हैं तुम्हारी क्लास को। चलो नेक्स्ट आलोक कुमार यादव। यस आलोक। हाँ सर वही बोल रहे, एक लोगों की वजह से सब लोगों का क्लास मिस होएगा ना सर, पढ़ाइए आप। नहीं, हम मिस नहीं कर रहे हैं, जवाब दे दिया। हाँ ठीक है सर, वही में। ठीक 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 ठीक। चलिए और कोई कमेंट भी किसी का है? कौन सा चैप्टर, बहुत दुखद है ये सवाल आपके, कौन सा चैप्टर नंबर है? बाप रे बाप, हद है। स्क्रीन छोटा करो जी। बस में जा रहे हो, बाद में पढ़ लेना, ये तो पढ़ा रहेगा रिकॉर्डेड में। फर्स्ट ईयर का क्लास है या एंड ईयर का? फर्स्ट ईयर का, ये ग्रुप तो फर्स्ट ईयर का ही है ना आई थिंक। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड होती है, अपलोड होती है।
तुम जाओ ना। अच्छा, SD टाइगर, बस करो सर आज का घर में नहीं है। अच्छा, कौन सा चैप्टर? चलो ठीक है, आपके क्वेश्चंस देख लिए मैंने। तो हम लोग अब आते हैं लिमिट टेस्ट पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिमिट टेस्ट। तो चलिए, अभी टाइगर जी सफ़र कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताया नहीं इन्होंने, ना मैसेज ही किया है कहाँ जा रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू तो हम करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम इसको अब लिमिट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और लिमिट टेस्ट से पहले ये जान लें कि भाई लिमिट होती क्या है। अच्छा, लिमिट के को समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि आप घर में कभी पिटाई हुई है आपकी? याद करिएगा, ठीक है। हम पूछेंगे नहीं क्योंकि बहुत लोग पीटे गए होंगे। तो पिटाई कब होती है आपकी? जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो, मतलब जब आप बहुत परेशान कर लेते हो किसी को, तो पिटाई हो जाती है आपकी, है ना। अब पिटाई भी कितनी होती है, उससे भी लिमिट होती है। जितना आपने गलत काम किया होता है उसके साथ पिटाई होती है आपकी। तो अब लिमिट बेसिकली वहीं से आप समझ सकते हो कि हम कितना काम करें कि हमारी पिटाई ना हो, ठीक है, या हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, किस लिमिट का हो कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो लिमिट्स यहीं से हम समझ सकते हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे कहते हैं अरे बस करो यार, भाई बात करने की लिमिट होती है कोई, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ बोलो भाई, तुम्हारी चुप रहने की लिमिट है कोई। तो लाइक दैट लिमिट जो है वो हर चीज की होती है। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट में प्योरिटी की भी लिमिट होती है, कॉन्सेंट्रेशन की भी लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक। तो इस तरह से लिमिट को ध्यान में रखिएगा। अब लिमिट टेस्ट की बात करते हैं। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव टेस्ट विच आर डेजिग्नेटेड टू डिटेक्ट एंड लिमिट small quantities of impurities present in the substance. All the limit tests that are prescribed in the pharmacopoeia are based on the comparison of standard turbidity or color with that of the sample under test. एक वर्ड है टर्बिडिटी। इसका मतलब होता है कि जैसे एक गिलास में पानी लीजिए और पानी लेने के बाद उसमें बिल्कुल आर पार आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और एक गिलास और ले लीजिए सेम टाइप की, उसमें आप क्या रखिए, उसमें आप रखिए सेम वाटर, बट एक ड्रॉप ऊपर से मिल्क की डाल दीजिए। तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद दूसरे में आपको कुछ टर्बिडिटी दिखाई पड़ेगी, मतलब कुछ व्हाइट व्हाइट सा पूरे में फैल जाएगा और आप क्लियर आर पार नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं टर्बिडिटी। और अगर हम जैसे फार्माकोपिया में ये सारी चीजें मेंशन है, फार्माकोपिया का नाम रट लीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी करने वाले को अगर फार्माकोपिया की स्पेलिंग नहीं आती तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है उसकी, कह लीजिए, क्योंकि आपके जो भी आंसर्स मिलते हैं वो सब फार्माकोपिया में लिखे होते हैं। तो फार्माकोपिया आपको पता है, मतलब पढ़ लोगे या फिर जानते हो। Based on the comparison of standard turbidity or color with that of the sample. अब स्टैंडर्ड क्या है और सैंपल क्या है? तो स्टैंडर्ड वो है जो हमारी जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, और टेस्ट कौन सा है या सैंपल कौन सा है जो अननोन सैंपल है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्टैंडर्ड और सैंपल। अब हर एक लिमिट टेस्ट में यही स्टैंडर्ड भी आएगा और सैंपल भी आएगा। For the preparation of standard turbidity or color, the pharmacopoeias prescribe the limit of particular impurities for particular substances, and it varies for different compounds. जो लिमिट है वो हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होती है। Usually the limit are prescribed in parts per million. लिमिट्स को लिखने के लिए ppm का यूज करते हैं, parts per million. The amount of test sample to be taken is mentioned in the individual monograph of the pharmacopoeia. ये लिमिट टेस्ट हम कैसे करेंगे, ये सारा जो है एक फार्माकोपिया में चीजें मेंशन है। अब आपके सिलेबस के हिसाब से पहला लिमिट टेस्ट है क्लोराइड का, एग्जाम में आ रहा है। A solution of the substance is classified, acidified with nitric acid. सोल्यूशन कौन सा? सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन सा होगा? एक होगा नॉन कॉन्सेंट्रेशन का, एक होगा
अननोन कॉन्सेंट्रेशन का। तो नोन का हो गया स्टैंडर्ड और अननोन हो गया आपका टेस्ट। इज एसिडिफाइड विथ नाइट्रिक एसिड, मतलब उस सोल्यूशन में आपने नाइट्रिक एसिड मिलाया। डाइल्यूटेड टू डेफिनिट वॉल्यूम एंड ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हम जिस वेसल में करते हैं उसको बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर, NESSLAR, नेस्लर CYLINDER। नेस्लर सिलेंडर में लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड किया जाता है या लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब से थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, एंड टर्बिडिटी को ओपैलेसेंस भी कहते हैं। ओपैलेसेंस सो प्रोड्यूस्ड इज कंपेयर्ड विथ, अच्छा पहले हमने क्या किया कि सैंपल लिया, सोल्यूशन दोनों ले लिए और उन सैंपल्स को एसिडिफाई किया नाइट्रिक एसिड से, मतलब सैंपल में नाइट्रिक एसिड मिलाया और नाइट्रिक एसिड मिलाने के बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। तो सैंपल में क्लोराइड आयन होने चाहिए, एक टेस्ट का हो गया, एक स्टैंडर्ड का हो गया, दोनों में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। अब दोनों में जब हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब जैसे हमने पानी की गिलास में मिल्क डाला था तो व्हाइट व्हाइट पूरा दिखने लगा था और व्हाइटिश हो गया था एक ड्रॉप से ही, तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे एक टर्बिडिटी दिखाई पड़ेगी। तो अब सपोज मान लो एक हमने ले लिया स्टैंडर्ड का और एक ले लिया हमने सैंपल या फिर टेस्ट ले लिया, तो क्या होगा कि अब स्टैंडर्ड में जो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन रखा है ये नोन है, ये हमको पता है। तो अब इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे ओपैलेसेंस आएगी ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड ओपैलेसेंस या स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। सिमिलरली इस वाले में हमें क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, जब नहीं पता है तो यहाँ पे जो ओपैलेसेंस आएगी वो या तो स्टैंडर्ड से ज्यादा होगी या स्टैंडर्ड से कम होगी। इससे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन केवल एक है कि या तो इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो तीन ऑप्शन, या तो प्लस या फिर बराबर या फिर माइनस, कम होगी या ज्यादा होगी। तो अगर ओपैलेसेंस इससे कम होगी इसका मतलब है कि हमारे टेस्ट सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड से कम है, और ज्यादा होगी तो स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो अगर हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बताती है कि ये लिमिट पास है तो इससे नीचे वाले सारे सैंपल पास हो जाएंगे और इससे ऊपर वाले सारे फेल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये दिमाग में रखिएगा, दिस इज द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो इसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन, बिकॉज सिल्वर आयन का फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ होता है। दूसरा लिमिट टेस्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सेम तरीका होता है, बस इसमें हमारे रिएजेंट्स बदल जाते हैं। नेस्लर सिलेंडर वैसा ही यूज करते हैं, स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल सेम वैसा ही होते हैं, बस डिफरेंट क्या होता है कि सल्फेट आयन होते हैं यहाँ पे, और सल्फेट आयन की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से होती है तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, और बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होगा इसकी वजह से एक वाइट कलर आता है। और सिमिलरली हम लोग व्हाइट कलर को कंपेयर कर लेते हैं, और दिस इज आवर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ऐसे ही लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट लंबा हो जाता है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द ड्रग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड ट्रीटेड विथ सिट्रिक एसिड। ड्रग को सिट्रिक एसिड के साथ हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर देते हैं। इट इज मेड अल्कलाइन विथ डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। इसमें थोड़ा सा अमोनिया सोल्यूशन डालते हैं तो जो कलर आता है यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं आता, यहाँ पे पर्पल कलर आता है, और पर्पल कलर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड और टेस्ट में। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए ऐसा कंपैरिजन किया जाता है। ऐसा आगे चलते हैं तो एक है लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। रेयरली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बस थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। हैवी मेटल्स जैसे कॉपर हुआ, बिस्मथ, लेड, मर्करी, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिल्वर एटसेट्रा, एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कलर्ड बाय सल्फाइड आयंस। यहाँ पे सल्फाइड आयन का
प्रोडक्शन होता है और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन से हम लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमनली क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है हैवी मेटल्स में। तो आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है उसके लिए एक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो ऑपरेटर्स कुछ ऐसा होता है, नाम नीचे लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज गुडजिट्स ऑपरेटर्स। और इस ऑपरेटर्स में ग्लास ट्यूब होती है, लेड एसीटेट कॉटन वूल लगा होता है यहाँ पर, देन एक कॉर्क है और कॉटन वूल जिसको कहते हैं, और यहाँ पे क्लिप के जरिए दो कॉर्क को सेट करके इसके बीच में एक पेपर लगाते हैं जिसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसमें हम लोग जो रिएक्शन करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार आप भी ध्यान दीजिएगा। इन दिस टेस्ट आर्सेनिक इम्प्योरिटीज इफ एट ऑल प्रेजेंट इज कन्वर्टेड इनटू आर्सीन गैस। अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आर्सीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब आर्सीन गैस क्या है? ASH3 इज कॉल्ड एज आर्सीन गैस। ठीक है, तो आर्सीन गैस में कन्वर्ट होती है और ये आर्सीन गैस जो है ये गुडजिट ऑपरेटर्स में एक स्पॉट डेवलप करती है। स्पॉट कहाँ आएगा? स्पॉट आएगा इस जो पेपर हमने यहाँ लगाया है, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर जो लगाया है, इस पेपर में आर्सीन गैस से एक स्पॉट बन जाता है। तो अगर आर्सीन ज्यादा बनेगी मतलब आर्सेनिक ज्यादा है तो स्पॉट बड़ा होगा और दूसरे केस में स्पॉट छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्पॉट बनते हैं और स्पॉट कंपैरिजन को हम लोग टेस्ट और स्टैंडर्ड से कंपेयर करके रिजल्ट निकाल लेते हैं या फिर कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा मतलब स्टैंडर्ड में से ज्यादा है टेस्ट में या टेस्ट में स्टैंडर्ड से कम है। तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट थे, कुछ हमारे टेस्ट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आयरन, लेड, आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट, इनको आप याद कर सकते हो। और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन आता है। आर्सेनिक का ऑपरेटर्स भी अक्सर पूछ लेते हैं कि राइट द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। क्लोराइड, सल्फेट, आयरन लिमिट टेस्ट को तैयार कर सकते हो। फिर इम्प्योरिटी की हमने बात की है, इम्प्योरिटी पढ़ लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, इस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इतना थैंक यू इसके लिए, सुनने के लिए बड़े ध्यान से आप लोगों ने आज सुना है और लोगों ने बस में बैठ के भी सुना है। ये अच्छा लगा मुझे कि लोग क्लास में भी बाहर इतने सिंसियर हैं कि वो टहलते हुए भी, जैसे HD टाइगर हैं, वो खराब नेटवर्क होते हुए भी क्लास में ज्वाइन है। दिस इज़ वेरी गुड। और किसी का क्वेश्चन है कोई? इन्होंने लिखा नहीं टाइगर ने कहाँ जा रहे हैं, लिख रहे हैं अपलोड का, भी टेंशन नहीं है ये सर, प्लीज सर अपलोड कर दीजिएगा आज ही इस वीडियो को। ठीक है, ये सेव रहता है, इसको आप लोग लाइव लेक्चर्स में देख सकते हो। चलिए, कोई और क्वेश्चन किसी का है? कोई लाइव पूछना चाहता है कुछ? चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा, मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ अभी, तो एक आध दिन हो सकता है क्लास नहीं हो पाएगी, जैसे ही लौटता हूँ तो क्लास होगी। तो संदीप पाल पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थोड़ा केमिस्ट्री हार्ड है, समझ नहीं आ रहा थोड़ा। देखो सॉफ्ट तो कर रहे हैं, कितना सॉफ्ट करें इसको थोड़ी मेहनत आप भी करिए तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम कब से है? यूपीबीटी 15 जून के बाद होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और सर कोशिश कर रहा हूँ सर, तैयारी तो अच्छी हो रही है। कोशिश करोगे तो अच्छा हो जाएगा, कोशिश नहीं करोगे तो फिर। और खाली यही अपना फार्मास्यूटिकल थोड़ा हार्ड अपने को लग रहा है बस। केमिस्ट्री ही तो है फार्मेसी में, और क्या है। हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, लगे रहो, बढ़िया होगा। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, एक दो दिन बाद ही मिलेंगे। कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, परसों का देखता हूँ मैं। ठीक है, या अगर मुझे टाइम मिलेगा तो कल भी मैं क्लास ले सकता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा लिंक पहले आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।